नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आईपी कुमावत में स्वागत है। आज अपने फिर उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है सरकार, गठन और कार्य। तो ये छोटा सा टॉपिक है और इसमें सरकार के बारे में बताया गया है। तो अपने बात करते हैं। तो सरकार से संबंधित बात करें तो देखो, किसी भी देश में देश को चलाने के लिए, निर्णय लेने के लिए, कानूनों को पालना करवाने के लिए, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। तो सरकार जो है विभिन्न अंगों के रूप में कार्य करती है प्रत्येक देश में। तो अंग की अगर बात करें तो 3 अंग इसके होते हैं, आपको विदित है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। नंबर 1, अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार के कितने अंग होते हैं, जिसको हम अंग कहते हैं। तो अंग कितने हैं? 3 हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, और नंबर 2 की मैं बात करूं तो हो जाएगा कार्यपालिका, और नंबर 3 की मैं अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। ये आपको वैसे विदित है, लेकिन इसमें एक प्रश्न जो है वो नया किस प्रकार से बन सकता है। देखो, हम स्टडी कर रहे हैं थोड़ा सा अलग हट करके। सीधा सीधा प्रश्न तो कभी आएगा नहीं कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। तो 3 अंग कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ, ऐसा जरूर पूछ सकते हैं कि क्रम के आधार पे ये जो पहला कौन आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो ये क्रम मैं बता रहा हूँ। ये जो क्रम जो है, ये सरकार के अंगों के जो निर्धारित क्रम होते हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। अगर मैं विकास क्रम के आधार पर क्रम से व्यवस्थित कीजिए, इस प्रकार से अगर प्रश्न आ गया तो आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ही इसका सही आंसर कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो अगर किस आधार पे आ गया कि विकास क्रम के आधार पर इन अंगों के, सरकार के अंगों को व्यवस्थित कीजिए, तो कैसा हो जाएगा? विकास क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। और दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है आपका जो है कार्यपालिका। दूसरा क्या आएगा? कार्यपालिका। देखो, इसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको कि पहले न्यायपालिका क्यों आता है, कार्यपालिका क्यों आता है, और लास्ट जो अंतिम है व्यवस्थापिका क्यों आता है। थोड़ी सी अपने डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। देखो, सरकार के अंगों के क्रम की बात करें तो यही क्रम है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जबकि विकास क्रम के आधार पे अपने बात करें तो ये तीनों होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। अगर इस प्रकार प्रश्न आ जाए तो कैसे? देखो, सरकार जो है सबसे पहले कानून बनाती है और ये लागू करती है, ये व्याख्या करती है और पुष्टि करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके संरक्षण प्रदान करती है। ये इस प्रकार से ये तीनों जो अंग हैं, ये क्रम हो गया। विकास क्रम के कैसे? कि सर्वप्रथम न्यायपालिका का विकास होता है, मत्स्य न्याय की बात आती है, ठीक है ना। उसके बाद में आदेश आते हैं, राजा का आदेश, ठीक है ना। उसके बाद में जो व्यवस्थापिका शुरू होती है, कानूनों का निर्माण करने की पावर जो में आती है। तो विकास क्रम के आधार पर अगर क्वेश्चन आपका आ गया तो आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम न्यायपालिका करना है और लास्ट में व्यवस्थापिका करना है। ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं। देखो, मैंने कहा किसी भी देश को चलाने के लिए, निर्णय लेने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए या व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक देश को सरकार की आवश्यकता होती है। अब सरकार का निर्माण जो है, गठन, वो कहीं जनता की भागीदारी होती है और कहीं जनता की भागीदारी नहीं होती है, ठीक है ना। और सरकार जो है ना, जनता के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। और सरकार जो है उसकी प्रवृत्ति, कार्यों की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये सरकार के स्वरूप पर डिपेंड करता है भी। देखो, सामान्यतः लोकतांत्रिक जो है देश, लोकतांत्रिक देश जो है, उनमें क्या है कि वे जनता के लिए उत्तरदायी होती है, जनता के पक्ष में, कल्याण के लिए सरकार जो है काम करती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है भी। अगर सरकार तानाशाह है तो कोई जरूरी नहीं है कि जनता के लिए, जनता के हित में कार्य करे और लोक कल्याण के बारे में कार्य करे। तो इस प्रकार से ये गठन की बात हुई। उसके बाद में हम करते हैं कार्य की बात करते हैं, सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है ना। सरकार के कार्य, जो जनता के प्रति, जो अपने कस्बे या क्षेत्र के प्रति जो कार्य रहता है वो सरकार ही करवाती है।
और सरकार के अलावा जो है किसी की भागीदारी जो है हम सुनिश्चित अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो देखो एक बात और है कि किसी भी देश या राज्य के लिए एक प्रमुख अंग माना गया सरकार। देखो हम राज्य या देश जो है, देश या राज्य एक ही शब्द में बात कर रहा हूँ। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूँ तो देश को भी राज्य कहा जाता है। राज्य की परिभाषा की अगर बात करें तो 4 प्रमुख अंग होते हैं, 4 प्रमुख पॉइंट होते हैं। हम एक देश या एक राज्य किसको कहेंगे? मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, मैं प्रांत और उनके स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं राज्य स्तर की बात कर रहा हूँ। तो राज्य के 4 प्रमुख होते हैं, हम उसको ही राज्य कहते हैं। नंबर 1 उसमें क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 वहाँ जो क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। नंबर मैं 3 की बात करूँ तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। और नंबर मैं 4 बात करूं तो वो संप्रभु होना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी क्षेत्र है, इस प्रकार का कोई भी क्षेत्र है तो हम उसको राज्य कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? देश कहेंगे। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हम ये कहेंगे। तो सरकार भी महत्वपूर्ण अंग है। राज्य या देश के लिए सरकार होना अति आवश्यक है। अगर सरकार नहीं है तो वो देश नहीं माना जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई। अब हम कार्य की बात करें तो सरकार किस प्रकार के कार्य करती है? नंबर 1 तो मैंने बताया आपको कि सरकार की कार्यों की जो प्रवृत्ति है वो सरकार के स्वरूप पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से सरकार है वो कार्य भी उसी प्रकार से करती है। सामान्यतः लोकतांत्रिक जो सरकार है वो जनता के हित में कार्य करती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है अगर सरकार तानाशाह है तो वो जनता के लिए हित के लिए कार्य करे या न करे, ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात करें तो सरकार जो है लोगों के भलाई के लिए कार्य करती है, लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करती है, सामाजिक मुद्दों पर कार्य करती है, और जो देश की सीमा है उसकी रक्षा ही करती है, और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सरकार कार्य करती है, और कार्य करने में भी वो किस प्रकार से स्तरों के आधार पर कार्य करती है, स्तरों के आधार पर कार्य करती है। तो सरकार के 3 स्तर हैं। सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। अगर प्रश्न आ जाए सरकार के स्तर कितने हैं, स्तर की बात करें तो कितने हैं, तो आपको 3 करना है। मैं बता देता हूं कौन कौन से। देखो एक तो है केंद्रीय स्तर, एक तो है केंद्रीय स्तर, और नंबर दूसरी बात करें तो राज्य स्तर, और नंबर तीसरी की अगर मैं बात करूं तो कौन सा आ जाएगा? स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर। 3 प्रकार के स्तर हैं। जिस प्रकार से ये नाम है सेम उसी तरह से अपने को समझना है। केंद्रीय सरकार, केंद्र की बात यानी कि राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। राज्य स्तर की बात करें तो एक स्टेट, राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, प्रांत की बात कर रहा हूँ। और स्थानीय स्तर की बात करें तो एक क्षेत्र जो है, स्थानीय स्वशासन अगर जो है, पंचायती जो राज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कार्य करती है। अब कार्य क्या क्या है उसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से अपने को समझ में आ जाएगा। केंद्र की अगर मैं बात करूं, केंद्रीय स्तर की बात करूं, केंद्रीय, तो केंद्र में बात करें तो मान लीजिए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक नए रेल का यानी कि नई रेल चलाने के लिए या एक रेल सेवा का निर्माण करने के लिए जो है एक निर्णय लेना है। या फिर अगर मैं बात करूं कि 500 रुपए का नया नोट जारी करना है, 1000 रुपए का नया नोट जारी करना है, या फिर मैं कहूं कि मुद्रास्फीति जो है, मुद्रा जो है उसका किस प्रकार से यानी कि जो है उपयोग या किस प्रकार से संचालन जो है करना है, इस प्रकार के ऐसे निर्णय कौन लेगी? केंद्रीय सरकार लेगी। किस देश के साथ संधि या समझौते करना है हमको, ये निर्णय कौन लेगी? केंद्रीय सरकार लेगी। ये कार्य जो है मैंने बताए हैं वो किसके हैं? केंद्रीय स्तर के कार्य हैं, ठीक है। केंद्र सरकार करेगी, इसमें राज्य सरकार कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती है। उसके बाद आता है राज्य स्तर की बात करें तो राज्य में जैसे मान लीजिए हरियाणा स्टेट है, हरियाणा राज्य के जो किसान है, किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाए, ये निर्णय कौन करेगा? स्टेट करेगा। मान लीजिए राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान में जो है किसानों के लिए 10% जो है उनको छूट दी जाए, तो इस प्रकार के जो ऐसे निर्णय होते हैं वो कौन लेगी? राज्य सरकार लेगी। स्थानीय स्तर की बात करें, स्थानीय स्तर की सरकारें जो है किस प्रकार से कार्य करती है, जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, किसी गांव या शहर कहीं भी जो है एक सार्वजनिक कुएं का निर्माण करना है, तो इस प्रकार के निर्णय कौन लेगी? ये लेती स्थानीय स्तर। तो इन स्तरों के आधार पे इनके क्या होते हैं? कार्य होते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने भी, सरकार जो है, सरकार के प्रकार कितने हैं, प्रकारों की बात करें अपने, तो मैंने
पहले भी शब्द लिए थे आपके सामने। नंबर 1 है तानाशाही सरकार। तानाशाही सरकार, तानाशाही सरकार की मैंने बात की, थोड़ी सी बात की थी, उसको समझते हैं। प्रकार की बात करें तो तानाशाही सरकार होगी लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार होगी। नंबर में तीसरी बात करूं तो राजतंत्रात्मक सरकार। राजतंत्रात्मक सरकार, राजतंत्रात्मक सरकार। अब इसको समझते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की अगर बात करें तो भारत की जो सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक सरकार की बातचीत है, और यहाँ लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ जो है ये सरकार जो है कार्य करती है। तानाशाही सरकार वो होती है जो लोगों के हितों को दबा करके अपने हित को जबरदस्ती लागू करवाना तानाशाही सरकार कहलाती है। और जो है इसमें जो है जनता का भागीदारी सुनिश्चित हो या न हो ये कोई कन्फर्म नहीं है, सरकार के आधार पे होते हैं, सरकार की चलती है, तानाशाही रहती है, निरंकुश रहती है। और कभी अपने यूरोप की बात करें, यूरोप की बात करते हैं तो इटली और जर्मनी में नाजीवाद और फांसीवाद विचारधारा के आधार पर अगर बात करें तो तानाशाही सरकार थी। और वर्तमान की बात करें, स्पष्ट उदाहरण अपने को देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के रूप में हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देकर के। किम जोंग की सरकार जो है वो आज तानाशाही सरकार है, समझ सकते हैं अपने, ठीक है ना। राजतंत्रात्मक सरकार की बात करें तो राजतंत्र जो है ब्रिटेन में पाया जाता है। राजतंत्रात्मक किसी एक व्यक्ति या एक समूह के आधार पर होती है, और राजा या सम्राट जो है वंशानुगत होती है। राजतंत्र राजाओं का राज होता है। हमारे देश की अगर बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व भी राजतंत्रात्मक थी, कुछ कस्बों में राजाओं की सरकारें चलती थी। तो जहां राजा का निर्णय होता है अंतिम, और राजा की जो सरकार चलती है उसे हम राजतंत्रात्मक सरकार करते हैं। और इसमें जो है जनता के द्वारा कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है, केवल राजा का आदेश चलता है। तो ये राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं होती है। तो तानाशाही सरकार, लोकतंत्रात्मक सरकार और राजतंत्र सरकार जो है इस प्रकार से ये कार्य सरकारें होती है। तो स्तर मैंने आपको बताए, गठन आपको बताया, कार्य मैंने बताए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो कि पिछला जो वीडियो था अपना, पिछले जो मैंने बात की थी, पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें ललिता खटोड़ ने पूछा है कि सर आप क्वेश्चन भी साथ में दिया करो। तो उनकी डिमांड पर मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूं, आप उनको सोल्व करना। आपको लगे कि हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं पूछे गए और आ सकते हैं, देखते हैं कि आप कितना गलत करते हो या कितना सही करते हो, वो मैं आपको गेस करूंगा। आप कमेंट में डाल दीजिए, इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं 2-3 क्वेश्चन इस पे लिख रहा हूँ, और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, साधारण सा है। देखो टॉपिक बहुत छोटा है, मैं बार बार फिर बताता हूँ आपको कि टॉपिक छोटा है, बिल्कुल बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से घूम कर आता है तो समस्या हो जाती है। थोड़ा पैटर्न जो है, समस्या जो है इसका अलग आने लगे है, जैसे कि समस्या क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, लेकिन अभी जो मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और आप देखना, और स्वतः ही आप कहोगे कि किस ऐसे प्रश्न जो है किस प्रकार से आते हैं। नंबर में बात करता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर में क्वेश्चन डालता हूँ, देखिए कितना कंफ्यूज करता है। देखिए, मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। अब इसमें सेम से सेम बिल्कुल जो है मत देने का अधिकार है। अब आप इसमें लिखिए किसको टिक मार्क करोगे आप, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और प्रश्न है मत देने का अधिकार है, ठीक है ना। और मैं ऑप्शन देता हूं, फिर आप कमेंट में डालिएगा। नंबर 1 ऑप्शन है भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को, ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, सभी पढ़े लिखे
सभी पढ़े लिखे भारतीय व्यक्तियों को केवल व्यक्तियों को जो अमीर है नंबर 4 की बात करूं तो सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है, ठीक है ना। आप बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। पहला प्रश्न हो गया। देखिए, इसमें मैं फिर बता देता हूं, मत देने का अधिकार किसको है, ठीक है ना। मत देने का अधिकार है भारत के सभी नागरिकों को, सभी पढ़े लिखे भारतीय व्यक्तियों को, केवल व्यक्तियों को जो अमीर है, ठीक है, और सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को। तो इसका आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। हाँ, दूसरा लिखिए, लोकतंत्र बढ़ावा देता है। ठीक है ना। ये मैंने अलग से क्वेश्चन बनाए हैं। अब वही बात है कि मैं अगर ऑप्शन लिखूं तो 4 ऑप्शन आते हैं और चारों ऑप्शन जो आप देखना, नंबर 1 लोकतंत्र बढ़ावा देता है। किस प्रकार से बढ़ता है तो उसकी अपने बात करें तो पर्सन जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन नंबर 1 है असमानता को, ठीक है, असमानता को या फिर भेदभाव को। नंबर 3 बात करें विशेष अधिकारों को, जो अपने अधिकार है ना, अधिकारों को। और चौथा आता है समानता को, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र बढ़ावा देता है असमानता को, भेदभाव को, विशेष अधिकार को और या फिर समानता को, किस प्रकार से बढ़ावा देता है। उसके बाद में मैं एक प्रश्न बड़ा सारा बनाया है, आप देखिए। देखो, ये तो थोड़े सिंपल में है और आजकल जो पैटर्न आता है क्वेश्चन का, उस पैटर्न के आधार पे बनाया है, तो वो आप लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और आपने आंसर देना है और देखते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कितना गेन कर पाते हैं अध्ययन को। तो प्रश्न है, ए और ब स्तंभ का मिलान कीजिए। देखो, सीधी बात है, इसमें लिखा हुआ है स्तंभ, जैसे जैसे मैं वैसे ही लिख देता हूँ, स्तंभ ए, ठीक है, स्तंभ ए का मिलान स्तंभ ब से कीजिए, ठीक है, से कीजिए, ठीक है, स्तंभ ए और ब से कीजिए। और उसके बाद में आता है, मैं पहले ए लिख देता हूँ, यहाँ ए हो जाएगा, चलो अपने लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ब आ जाएगा, ठीक है। तो स्तंभ ए की बात करें तो ए में हो जाएगा, सरकार चलाने की शक्ति राजा के पास होती है। नंबर 1 होता है सरकार चलाने की शक्ति राजा के पास होती है। नंबर 2 बात करूँ
दूसरे स्तंभ की बात करें तो 2 नंबर, सरकार एक हित को जबरदस्ती लागू करती है। देखिए, सरकार एक ही हित को जबरदस्ती लागू करती है। नंबर तीसरी बात करें तो आता है सरकार जनता द्वारा वोट देकर चुनी जाती है। जनता द्वारा वोट देकर चुनी जाती है। ठीक है ना, वोट देकर चुनी जाती है और वह जनता के प्रति क्या होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही उत्तरदायी होती है। तो ये 3 स्तंभ ए है। और ब की अगर मैं बात करूं तो जिसमें लिखा होता है आपका लोकतंत्रीय सरकार, राजतंत्रीय सरकार और तानाशाही सरकार। देखो, ब स्तंभ की बात करें तो वो भी 3 ही होंगे। ठीक है ना, तो पहला इसमें है लोकतंत्रीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा जो है आपका आता है राजतंत्रीय सरकार, ठीक है। और नंबर तीसरी बात करूं तो मैं कौन सी आ जाएगी? तानाशाही सरकार। देखो, ये इतना बड़ा तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब आंसर किस प्रकार से देना है आपका, जो मैं यहां लिख देता हूं। देखो, ए आंसर, ये बी आंसर। आपको तो ए, बी और सी टिक मार्क करना है। ठीक है ना, आपको तो ए, बी और सी टिक मार्क करना है। तो ए में क्या लिखा हुआ है? ए, बी, सी और डी है, इसमें टिक मार्क करना है। तो एक की बात करूं तो देखो, ये एक का ये कह रहा है कि ए होना चाहिए। ठीक है, और 2 का बी होना चाहिए, 2 का बी होना चाहिए और 3 का सी होना चाहिए, 3 का सी होना चाहिए। दूसरी बात करूं तो 1 का बी होना चाहिए, 1 का बी होना चाहिए और 2 का ये बोल रहे हैं कि सी होना चाहिए और 3 के लिए ये बोल रहे हैं ए होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो ये कहता है 1 के लिए बी होना चाहिए, 1 के लिए बी होना चाहिए, 2 के लिए ए होना चाहिए, 2 के लिए ए होना चाहिए और 3 के लिए क्या होना चाहिए? 3 के लिए क्या होना चाहिए? 3 के लिए बी, ए और सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर चौथे की बात करूं मैं तो चौथा जो है पहले का बी होना चाहिए, पहले का बी होना चाहिए और दूसरे का ये कह रहा है कि सी होना चाहिए, दूसरे क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए और तीसरे का बी होना चाहिए। ये इस प्रकार से बात करता है। तो अब आपको आंसर सिर्फ यही है, ए, बी और सी बताना है। आपको सीधा क्या करना है? आपको क्वेश्चन संख्या लिखनी है 1 और इसका आंसर जो है यहां लिख देना है कि मान लीजिए ए है और दूसरा जो क्वेश्चन है यहां सीधा 2 लिखना है, स्पेस छोड़ना है और यहाँ आपको लिख देना है कि ये इसका दूसरे का ए है और अगर मैं तीसरे पर्सन की बात करूँ तो तीसरे का ए। इस प्रकार से आपको आंसर आपको कमेंट में डालने हैं। ठीक है, तो ये है कि आपको आंसर आपको देने हैं और ठीक है ना, अच्छी तरह से अध्ययन करें। इसी के साथ ये जो है तो क्वेश्चन की डिमांड, आपकी डिमांड है कि सर कुछ क्वेश्चन दीजिए ताकि हमें पता चले। तो इस प्रकार से ये पैटर्न जो है आज वर्तमान स्वरूप में पढ़ने यानी आने लग गया। देखो, इसमें अगर अच्छी तरह से आपको याद है तो ही आप मैच कर पाते हो, स्तंभ का मिलान कर पाते हो और आपको ये तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तीनों आना चाहिए। अगर जैसे मैंने पहले ही बात करी, मत देने का अधिकार अपने प्रश्न किया था क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन थे तो उसमें तो
एक ही ऑप्शन सही है, 3 गलत हैं, तो आप जो गलत हैं उनको अलग करके लास्ट में सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, इस पैटर्न से आने लग गया है, इसको आप करना है आपको, ठीक है ना। इसका जवाब दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको आंसर जो है कमेंट में मुझे मिलने चाहिए। और हमेशा मेहनत करते रहिए, और हमेशा खुश रहिए। माता पिता उनका सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।